यूएस सीपीए, क्या आप भी यूएस सीपीए को करने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप किसी एमएनसीज में काम कर रहे हैं और आप एक सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या आप यूएस सीपीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकते हैं? तो आज हम हमारे कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कर रहे हैं जिनका कि सीए बैकग्राउंड नहीं है और फिर भी उन्होंने एक सही गाइडेंस के थ्रू अपनी इस यूएससीपी की एग्जाम को किस तरीके से पास किया है। तो आप इस इंटरव्यू को देखिए, उसके बाद मैं आपके सामने पूरा स्टडी प्लान डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आप यूएससीपीए जैसी इंटरनेशनल एग्जाम को वेरी इजीली क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए सीधे इंटरव्यू की ओर हम। सो वेलकम गाइस, आज हमारे साथ में एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं हम इश नारंग, जिन्होंने की यूएससीपीए की एग्जाम में अभी फार सब्जेक्ट को पास किया है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि एक वर्किंग प्रोफेशनल और एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड होने के बावजूद सीपीए के फार को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना अपने आप में मतलब बहुत, मैं कहूं कि अचीवमेंट है। तो सबसे पहले इस आपसे पूछें कि कितना डिफिकल्ट लगा आपको इस एग्जाम को पास करना, जो आज तक आपने अगर ग्रेजुएशन की एग्जाम दी, क्या डेफिनेटली ये एग्जाम डिफरेंट है उससे या नहीं है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये एग्जाम सच में एक लेवल का है। मींस वी कांट कंसीडर कि इट इज ए काइंड ऑफ केक वॉक, आप आएंगे और पास करके चले जाएंगे। इट इज नॉट लाइक दैट, इट हैज हार्डनेस इन इट। आपको एक लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो टफ तो है सर। क्या वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि आप एक कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पर हैं, फुल टाइम वर्किंग होने के साथ साथ लाइव क्लासेस को करना, और तो क्या एक वर्किंग प्रोफेशनल को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? अपने वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करना पड़ता है? सर इसमें दो चीजें हैं, मतलब जो मेरा पर्सनल बिलीफ भी है। पहली चीज तो ये है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपका टारगेट है दैट यू नीड टू अचीव इट, तो आप भले ही कितने भी स्टकअप होंगे, आप उस चीज के लिए टाइम निकालेंगे। अब बिकॉज मेरे साथ भी होता था, सिनेरियोज होते थे ड्यूरिंग क्वार्टर एंड्स और स्टैट ऑडिट के दौरान कि मेरे पास टाइम नहीं होता था। बट एटलीस्ट यू नीड टू मेंटेन ए काइंड ऑफ डिसिप्लिन कि ठीक है, मुझे स्टडीज के लिए एटलीस्ट 2 आवर्स 3 आवर्स डेली बेसिस पे निकालना है। और वीकेंड में यू कैन गो फॉर एक्सटेंसिव आवर्स कि मैं ठीक है 5 घंटे 6 घंटे या जो भी आपको सुटेबल लगे, तो टाइम निकालना पड़ेगा। यस, थोड़ा सा टफ है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि आपको एक तरफ आपका प्रोफेशनल ड्यूटीज होती हैं, यू नीड टू अचीव दैट ऑल्सो। और दूसरी आपकी एक जो सेल्फ ट्रिगर होती है कि ठीक है, आई नीड टू अचीव दीज टारगेट्स, मेरे को सीपीए बनना है या जो भी उनके। वीक तो में थोड़ा आप सा कितने आवर की स्टडी करते थे? अगर मैं एक आपसे पूछूं, जो स्टूडेंट्स जो आने वाले समय में वर्किंग प्रोफेशनल, स्पेशली क्योंकि हमसे डिलॉइट से, ई&वाई से, एक्सेंचर से, जेनपैक्ट से, क्योंकि आपकी बैच में भी आपने देखा सारे ऑलमोस्ट वर्किंग प्रोफेशनल होते थे। बिल्कुल। सो आप मुझे बताइए, वीक में कितने आवर की स्टडी आपको कम से कम करनी चाहिए, मिनिमम? सर डेली बेसिस पे एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे लगाने ही चाहिए। अगर आप ज्यादा लगा सकते हैं तो इट इज गुड फॉर यू, बट 2 से 3 घंटे इज समथिंग यू हैव टू टेक एज ए मैंडेट। और वीकेंड्स इज समथिंग जहां पर आपको एक्सटेंसिव आवर्स 8 घंटे 10 घंटे जो भी आपको लगता है आप लगा सकते हैं। मेरे केस में मैं 2 से 2.5 घंटे मैंडेट रखता था कि मेरे को रात को, मतलब सोने से पहले मेरा होता था कि ऑफिस से आने के बाद रात को 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक मैं ट्राई करता था कि उस टाइम मैं स्टडी कर लूँ। और वीकेंड पे मेरा रहता था कि 7 से 8 घंटे एटलीस्ट मैं पढ़ाई को देता। अगला मेरा क्वेश्चन इवैल्यूएशन को लेके है। लोगों के मन में बहुत सारे मिथ रहते हैं कि इवैल्यूएशन इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपका इवैल्यूएशन मैंने केवल 10 डेज में करा के दिया और आपको मैंने पूरी प्रोसेस भी गाइड कर दी थी, तो इस बात को तो आप एक्नॉलेज करेंगे कि इवैल्यूएशन प्रोसेस इज नॉट एन अ बिग डील, बहुत मुश्किल काम नहीं है ये? सर मेरे माइंड में भी यही मिथ था कि इवैल्यूएशन कैसे होगा, कब होगा। मैं तो कई बार एकदम मैं थोड़ा सा वरी भी हो गया था कि होगा भी या नहीं होगा। पर जब एक्चुअल में हमने प्रोसेस स्टार्ट किया, हार्डली 10 से 12 दिन लगे थे, मेरा इवैल्यूएशन आ गया था। और आपने खुद करवाया था मेरे साथ कॉल्स पे रह के, रात को हमने कॉल्स की थी 11:30 बजे के आसपास पे। सो इट वाज मीन्स जिसको नहीं पता उसके लिए टफ है, बट इन एक्चुअल ये इतना ज्यादा ट्रिकी नहीं है। जैसे आपको सब कुछ पता है, सो थिंग्स हैपन इन ड्यू टाइम। 10-12 दिन में आई गॉट माई इवैल्यूएशन एंड एवरीथिंग वाज इन प्लेस। अगला मेरा क्वेश्चन आपको सिमुलेशंस को लेके है। तो आप पहले मुझे बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर ले और पूरे टॉपिक्स के, मैंने आपको गाइड किया था कि हर टॉपिक के आपको सिमुलेशंस करना चाहिए, तो सिमुलेशंस असली किए हैं या एमसीक्यू करके भी स्टूडेंट पास हो सकता है? आपको क्या लगता है? ये मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाहूंगा। आपने सारे सिमुलेशंस करे हैं, मुझे पता है। सर मेरा थोड़ा ऑनेस्ट रिव्यू ना थोड़ा सा इस पर डिफरेंट है। मेरे को जो पर्सनली बिलीव होता है वो ये होता है कि आपके सिमुलेशन, तो ये देखो दोनों चीजों का इक्वल इंपॉर्टेंस है।
सिमुलेशन का भी और एमसीक्यूज का भी। लेकिन सिमुलेशन आप तब तक क्रैक नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास एमसीक्यू स्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि आपके एमसीक्यू ही रेप्लिकेट होते हैं सिमुलेशंस में। ऐसा नहीं होगा कि आपके एमसीक्यूज में आ रहे हैं 40%, 45% और आज सिमुलेशन में 90% स्कोर कर रहे हैं, वो सिचुएशन कभी भी नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कमांड लेनी पड़ेगी सब्जेक्ट में, आपके एमसीक्यूज राइट जा रहे हैं, देन डेफिनेटली वो रेप्लिकेट होने लग जाता है आपके सिमुलेशंस में अपने आप ही। मेरी केस में मैंने ये गलती की थी, मैंने सिमुलेशंस अटेम्प्ट नहीं किए थे। मैंने पूरी स्टडीज कर ली थी, आपने मुझे फिर टोका था कि तू गलत ट्रैक पे है और तेरे को दिक्कत हो जाएगी। देन मैंने दोबारा रिवीजन जब स्टार्ट की, मैंने सिमुलेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया था, और वो एक बैलेंस्ड अप्रोच बन गई थी। आफ्टर 1.5 मंथ एक बैलेंस्ड अप्रोच बन गई थी। और हमने जो दोनों आपको, हाँ मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर दिया, सॉफ्टवेयर में जैसे आपकी मॉक टेस्ट में आपने पहले मॉक टेस्ट में 81, दूसरे में 80, 90 के आसपास था आपका मॉक टेस्ट में स्कोर। 87 के आसपास था सर, 86 था शायद, 86 था। और आपका फाइनल स्कोर 88 है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप मॉक टेस्ट में पास होते हैं तो आप एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि मॉक टेस्ट को देने से कॉन्फिडेंस का कितना रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है मॉक टेस्ट? सर एक्चुअली में मॉक टेस्ट में आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कौन से आपके वीक एरियाज हैं, कहाँ पर आपको फोकस करना है। जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था तो मुझे पता चल गया था कि टफनेस लेवल क्या आने वाला है, और मुझे कितनी देर कंटिन्यूस बैठ के किस टाइम फ्रेम में एग्जाम सॉल्व करना है, और मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कौन से मेरे वीक एरियाज है, मेरे को मॉक टेस्ट ने आइडेंटिफाई करके दे दिया था। लाइक गवर्नमेंटल अकाउंटिंग आई वाज लैकिंग लाइक एनीथिंग। मेरे सारे के सारे क्वेश्चन गलत थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड मैं थोड़ा सा डर भी गया था उस टाइम पे। फिर आपने गाइड किया था कि मॉक टेस्ट इज समथिंग दैट इज रेप्लिकेटिंग, कि आपको कहाँ पर क्या क्या चीजें करनी है। सेकंड जब मेरा मॉक टेस्ट हुआ था उसमें मैंने 86 स्कोर किए थे, तो उस सिचुएशन में मुझे पता चल गया था ये वीक एरियाज है, और वहां पर मैंने काम किया था, 10 दिन के डिफरेंशियल पे दिया था, और वही मेरी परफॉर्मेंस मुझे लगता है रेप्लिकेट हुई है मेरे एक्चुअल एग्जाम में भी, क्योंकि 86 टू 88 बहुत ज्यादा डिफरेंशियल नहीं रहा। मेरा अगला आपसे क्वेश्चन है कि जैसे आपने एग्जाम में 3 टेस्टलेट्स आते हैं, हम्म, तो पहला टेस्टलेट आपका काफी डिफिकल्ट आया था, आपको ऐसा लगा? बिल्कुल सर। उसके बाद आपको सेकंड टेस्टलेट इजी लगा, और तीसरा आई गेस मीडियम था, तीसरा जो 3 टेस्टलेट्स होते हैं ओवरऑल। हाँ, पहला टेस्ट था मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल था, मुझे लगा था उसका डिफिकल्टी लेवल। दूसरा मेरे को बहुत ही इजी लगा था, मुझे लगा था इनमें से तो उसने कुछ पूछा ही नहीं, तो बिल्कुल मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस थे, काइंड ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चन, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस वगैरह नहीं थे। और जो मेरा तीसरा टेस्ट था दैट वाज फॉर सिमुलेशंस, वो बहुत ही टफ था, वो एक्सट्रीम लेवल था। उसमें मेरी एक ही सिमुलेशंस में काफी सारे क्वेश्चंस आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, जैसे देखिए गवर्नमेंटल अकाउंटिंग और एनपीओ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में काफी डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि उसमें लॉजिक कम है, थोड़ा सा आपको क्रैमिंग करनी पड़ेगी, मगअप करनी पड़ेगी। तो आपने मुझे जैसे बताया कि आपके एग्जाम में 26 क्वेश्चन अराउंड थे, 20 टू 26 क्वेश्चन। तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, गवर्नमेंटल अकाउंटिंग और एनपीओ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि समटाइम 20-25 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको ये एक एरिया कैसे लगता है, बाकी रेस्ट ऑफ द फार और गवर्नमेंटल अकाउंटिंग और जो एनपीओ दोनों में क्या आपको ऐसा लगा डिफिकल्टीज लेवल? सर डिफिकल्टी एनपीओ और गवर्नमेंटल अकाउंटिंग की नेक्स्ट लेवल है। अगर आप कंपेयर करेंगे, वहाँ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द फार्म में आप कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझेंगे, यू लर्न कि कैसे कैसे चल रहा है और आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंटल अकाउंटिंग में आपको याद रखनी पड़ती हैं काफी चीजें, और वहाँ मेमोराइज आप ज्यादा करेंगे तो टफनेस लेवल है। और मेरे केस में पता नहीं वो लक था या क्या था, एनपीओ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास क्वेश्चन थे जो बैक टू आउट ऑफ 66 20 क्वेश्चन अगर आ जाना अपने आप में, अराउंड 30% पोर्शन आपका एनपीओ और उसमें से आ गया। ये तो स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि हर यूनिट को आपने क्या है इंपॉर्टेंट वेटेज देना है। अगला मेरा क्वेश्चन, आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस कैसी लगती है या रिकॉर्डेड क्लासेस? क्योंकि आप हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस में केवल एक दिन आपने क्लास मिस की, मुझे याद है, वो भी ऑडिट में सैम्पलिंग चैप्टर। मुझे याद है कि कृष्णारंग जी उस दिन नहीं आए थे आप, बाकी आपने 100% लाइव क्लासेस को अटेंड किया है। तो लाइव क्लासेस प्लस वर्सेस रिकॉर्डेड क्लासेस, आप क्या समझते हैं, क्या बेटर होता है आपके अकॉर्डिंग? सर वैसे मैं सारे ही नहीं आया था, मैंने कोई क्लास मिस नहीं की थी। जस्ट टू करेक्ट, मैंने कोई भी क्लास मिस नहीं की अच्छा, थी। ऑडिट में आपने शायद की होगी, पर फार में तो आपने 100% क्लासेस पूरी अटेंड मैंने की। क्लासेस सारी अटेंड की थी। और लाइव क्लास में सर एक बेनिफिट ये हो जाता है, जब आप समझा रहे होते हैं, जिस पेस से समझा रहे होते हैं, वो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, वो जो एक इंटरेक्शन लेवल होता है, तो वो एक बना रहता है। कोई डाउट आता है तो रियल टाइम बेसिस पे वो सॉल्व हो जाता है, ताकि आगे बढ़ने से पहले मुझे पता चल गया कि ये कहाँ पर मैं क्या चीज समझ नहीं पाया, उस चीज को आपसे एक बार क्लैरिफाई करके वी मूव फर्दर।
रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को लाइव क्लासेस लेने के बाद जरूरत नहीं पड़ी थी। ऑल्दो मैंने सारी रिकॉर्डिंग संभाल ली थी, सिर्फ एक चैप्टर की मैंने रिकॉर्डेड क्लास ली थी जो मैं छोड़ चुका था, और मेरे पास उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसमें से कुछ क्वेश्चंस आ गए थे। अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने रेफर नहीं की थी, क्योंकि लाइव में आपने बहुत अच्छे से समझा दिया था और मेरा उसी से ही हो गया था सर। दूसरा, एक और मैं बात आपसे पूछूं कि आपने एग्जाम में 4 घंटे एक साथ पेपर देना, 4 आवर की एग्जाम होती है, इंडियन एग्जाम ट्रेडिशनल होती है, तो कंप्यूटर की एग्जाम और जो मैनुअल आप एग्जाम देते थे उसमें कुछ आपको डिफरेंशिएशन फेल हुआ? क्योंकि सॉफ्टवेयर जैसा था, क्या सॉफ्टवेयर में जैसी एग्जाम होती है बिल्कुल वैसी एग्जाम होती है सीपीए की? सर 100% एप्लीकेट था, बिल्कुल कुछ भी डिफरेंशियल नहीं था। जो आपको स्क्रीन दिख रही है, जो आपको अथॉरिटेटिव लिटरेचर्स दिख रहे हैं, जो आपको एक्सेल दिख रही है, 100% सेम थी सभी चीजें वहां पर। और मतलब ये डिपेंड करता है आपके डे के ऊपर। मुझे वहां पर जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में था, कुछ ऐसा फील नहीं हुआ दैट, क्योंकि मैं 2 मॉक दे चुका था तो सिमिलर टाइप ऑफ मॉक था, तो कुछ बहुत ज्यादा प्रेशर फील नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम वैसे ही था, सब चीजें चल रही थी, और वहां पे स्टाफ भी काफी सपोर्टिव होता है। इन केस आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो इमिडिएटली वो सॉल्व भी कर देते हैं। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं या सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपने ज्यादा फेस किए? सर मेरे केस में क्योंकि एनपीओ से ज्यादा आया था, तो कैलकुलेशन मेरा फर्स्ट जो पहले 33 एमसीक्यूज थे उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी, वो नेक्स्ट लेवल कैलकुलेशंस थी हर क्वेश्चन में। तो फर्स्ट 33 क्वेश्चंस में तो था, लेकिन नेक्स्ट जो 33 थे उसमें कैलकुलेशन कम थी, उसमें एनपीओ ज्यादा था। एक और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एक जनरली मैं आपसे कहता हूं अपने वीडियोस में भी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड आपका अगर नहीं है, आप, क्योंकि आपका तो सीए इंटर भी नहीं है, आपने कोई सीए की क्लासेस आज तक नहीं करी, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि यूएस सीपीए का जो यूएस गैप है और जो इंडियन सिनेरियो में हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, या बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल जैसे हम बीकॉम में पढ़ते हैं वैसा ही है? ऐसा आपको कुछ डिफरेंस नहीं, फील हुआ? बीकॉम तो बिल्कुल भी नहीं है। बीकॉम में तो हम बहुत ही बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो ये अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग नहीं है। बट जब हमने स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी आपने हमारी एक बेसिक सेशन किया था, क्योंकि मैंने 2007 में ग्रेजुएशन की थी और 2010 में एमबीए की थी, तो उसके बाद मेरा स्टडी से बिल्कुल कोई टच नहीं था। तो यू स्टार्टेड मीन्स आपने मॉक क्लासेस से स्टार्ट कराया था, देन लाइव क्लासेस में सीपीए में बैठे थे। तो पहला एज वही मिल गया था, एक हमारा जो बैकग्राउंड जिसको हमने रिफ्रेश नहीं किया था काफी टाइम से, वो एक काइंड ऑफ रिफ्रेशर कोर्स हो गया था। एंड देन उसके बाद क्लासेस पे टफनेस लेवल बिल्कुल आपको लगता है, अगर आप कंपेयर करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, फर्क ये आ जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक लेवल की मेहनत कर चुके हैं, अब उन्हें सिर्फ रिफ्रेश करना है, आपको वो मेहनत अब करनी है जो इसीलिए उन्होंने हमारी क्लासेस आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम हर चीज को डिटेल में पढ़ाते हैं। आपने हमारी पूरी लाइव क्लासेस पढ़ी हैं, हम हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट की, क्योंकि एक स्टूडेंट, और आपकी बैच में तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट नहीं था, सेपरेट बैच आपकी थी, तो इन डेप्थ स्टडी करने का डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट्स को। अगला मेरा क्वेश्चन आपसे है, मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है टीचर की रीच आपके साथ में? तो आप व्यूअर्स को थोड़ा सा ये भी बताएं कि क्या हमारी आपके तक रीच होती थी कि नहीं होती थी? ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपने हमसे कुछ रिक्वेस्ट की और हमने आपके डाउट्स या वो रिजॉल्व नहीं किए? क्योंकि टीचर का सपोर्ट, एक इंटरनेशनल एग्जाम 50,000 एक पेपर की कॉस्ट है। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि 50,000 आप एक बार पेपर देने जा रहे हो और अगर आप वो पास नहीं करें तो आपका 50,000 खराब है, और फिर उसके बाद हो सकता है कि आप दोबारा हिम्मत ही ना करें। तो इसीलिए जनरली हमारा जो ग्रीन सिग्नल है वो आपको डेफिनेटली कितना हेल्प करता है। तो इसमें मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, टीचर का सपोर्ट और जो मैं आपको गाइड करता था कि आपको अब राइट टाइम है, वो कितना इंपॉर्टेंट है? सर मोटिवेशन या टीचर का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे एरियाज आते हैं या ऐसा टाइम आता है जब आपको लगने लगता है कि यार मेरे से नहीं हो रहा या मैं नहीं कर पाऊंगा। उस टाइम पे अगर आपको एज ना हो या आपको एक सपोर्ट ना हो, नहीं तेरे अंदर कैपेबिलिटीज है एंड यू विल बी एबल टू मेक इट, तो वो चीज में कई बार छूट जाती हैं चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो सपोर्ट हमेशा रहा भी है। मेरे को बहुत टाइम याद है कि मैंने आपको ओडास में रिक्वेस्ट भेजी थी, ईमेल्स पे भेजी थी, और सरप्राइजिंगली वो ओडास में आंसर भी हो गई थी। हम रात को 11:30 बजे भी कॉल पे आए थे। हमने रात को एक कॉल रात को शायद 12:30 या 12:45 हमने एंड की थी। तो उस टाइम पे लगता है कि नहीं, समबडी इज देयर। अगर मेरे को कोई क्वेरी भी आ रही है, कोई क्वेश्चन भी आ रहा है, मैंने सिर्फ मेल डाली थी बट इमीडिएटली आपका रिप्लाई आ गया था कि वी कैन सिट राइट नाउ आल्सो, और आपने वो सॉल्व करवा दिया था उसी टाइम पे कि दीज आर द इश्यूज और यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। तो टीचर का सपोर्ट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बेनिफिट ये रहता है कि यहाँ पर मतलब आप ही पढ़ा रहे हो और आप ही क्वेश्चन सारे सॉल्व करवा रहे हो, और कोई डाउट आ रहा है तो आप ही वो सॉल्व मतलब करवा रहे हमारे यहाँ कोई जूनियर फैकल्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने केवल लेक्चर दे दिए, मतलब आई एम द मेन इंस्ट्रक्टर, मैं ही चारों सीपीए के सब्जेक्ट्स लेता हूँ।
अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट स्टूडेंट, ये वीडियो जब स्टूडेंट ग्रेजुएट देखेंगे तो लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि देखिए यूएस गैप की जो लैंग्वेज है वो तो कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्ट लगेगी, नहीं लगी कि आपने इससे थोड़ा सा चैलेंज फेस किया है इसको या नहीं? सर लैंग्वेज यस इम्पोर्टेंट है, आपको हर चीज को मतलब अगर आप क्वेश्चन पढ़ भी रहे हैं तो उस पे किस जगह कोमा लगा हुआ है वहां से उसकी पूरी सेंस चेंज कर देते हैं। या कुछ एक क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको दो सिनेरियोज देंगे और सिनेरियोज को स्विच करते रहेंगे उसी एक क्वेश्चन में 2 से 3 बार, और आपको एंड में ये पता नहीं लगेगा कि आपको कहाँ पर किसके अगेंस्ट में आंसर करना है। सो लैंग्वेज यू नीड टू बी वेरी कॉशियस जब आप आंसर कर रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ना है कहाँ पर किस जगह कोमा लगा हुआ है, उस चीज को आपको ध्यान में रख के ही उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर बनाना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल स्टडीज ऑल्सो, क्योंकि छोटी छोटी चीज से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक छोटी सी लाइन लिखी होगी लेकिन उस पर आपका एक सिमुलेशन बन जाएगा। कितने दिन की छुट्टी आपने ली थी? जनरली मैं बोलता हूं कि एक वर्किंग प्रोफेशनल बिफोर एग्जाम एटलीस्ट 20 डेज की लीव मस्ट है। कुछ मेरे स्टूडेंट ने जो डिलॉइट में काम करते हैं या E&Y में, उनको कई बार लीव नहीं मिलती, तो मैं बोलता हूं कि आप एग्जाम को स्किप कर दीजिए लेकिन विदाउट टेकिंग लीव। तो आपने कितने दिन की छुट्टी ली थी और क्या 20 दिन की छुट्टी रिक्वायर है या नहीं है? सर ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे सिर्फ 10 दिन की छुट्टी मिली थी। आई रिक्वेस्टेड फॉर मोर, बट क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर और कुछ चीजें ऐसी चलती रहती हैं तो आप कोप अप हर चीज से नहीं कर सकते। दे अलाउड मी 10 days ऑफ लीव उन 10 दिन में, लेकिन मैं पूरा फोकस रहा था। और यस इस एग्जाम में जरूरत है, ऐसा नहीं है कि आप अगर बिना छुट्टी के लेके आप कर लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा अपना एग्जाम डेफर कर दिया था उन 10 दिन की लीव्स के अकॉर्डिंग ही। तो मैं पीछे से टाइम निकाल के जो डेली बेसिस पे या सैटरडे संडे टाइम निकाल के वो बाकी के रिमेनिंग 10 दिन कोप अप किए थे। बट अगर आपको 10-20 दिन या इससे ऊपर की लीव मिल जाती है तो आपको थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप एक अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाएंगे, अपनी जहां जहां जिस एरिया में आप लैग कर रहे हैं उसे दूर कर पाएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू डिलीवर इन ए मच बेटर वे। चारों सब्जेक्ट एक साथ स्टार्ट करना चाहिए या दो दो सब्जेक्ट की? क्या कोई स्टूडेंट नहीं चारों नहीं सब्जेक्ट की कोचिंग एक साथ कर मेरे सकते को हैं? नहीं। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। हम तो पहले बीसी या रेगुलेशन जिससे चल रहा है अभी, और ऑडिट और फार का हम कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो चारों सब्जेक्ट बच्चे मैनेज कर सकते हैं कि? मैंने सुना कई स्टूडेंट चार चार सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लेते हैं। इज इट इजी और लिटिल ट्रिकी? नहीं हो पाएगा सर, 4 4 सब्जेक्ट तो मैं तो इवन इमेजिन भी नहीं कर सकती। एक साथ इतना सारा आप ग्रैब नहीं कर सकते, आपकी माइंड की भी एक कैपेसिटी है। आप थोड़ा थोड़ा लेके जाओगे, वहां पर आपका जो पासिंग परसेंटेज है वो 75 है। आप उस थोड़ा मतलब बिट पीसेस में आप थोड़ी थोड़ी चीजें हर सब्जेक्ट में अगर लर्न कर भी लोगे, बट आप पास नहीं कर पाओगे। इंस्टेड आप फोकस 1 या 2 सब्जेक्ट पे कीजिए और उसे पास कीजिए, देन रिमेनिंग 2 उठा लीजिए, क्योंकि 18 महीने का टाइम फ्रेम है हमारे पास। जैसे फार और ऑडिट का हम कॉम्बिनेशन रखते हैं हमेशा, तो आपको डेफिनेटली ऐसा तो फील हुआ होगा कि जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में पढ़ते हैं वही आपको ऑडिट में करना होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस भी क्या काम में आता है क्या? बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल लाइफ का अगर आप ऑडिट्स, जैसे मेरे केस में मैं क्वार्टरली स्टैट ऑडिट्स कराता हूँ, इंटरनल ऑडिट्स में भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको पता रहती हैं कि क्या चल रहा है। जैसे मेरे एक प्रोफाइल का एक पार्ट एफए अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग भी है। तो फिक्स एसेट्स कंपनी की मैं देखता हूँ और वही कुछ हमारा जो हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम पढ़ते हैं, इट इज रेप्लिकेटिंग द सेम। तो आपका प्रैक्टिकल अगर आपको एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं आपको एज देता है चीजों को समझने के लिए, और आपकी कैलकुलेशन और हर चीजें इजिली होने लगती हैं। सीपीए कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में? आप अपने सराउंडिंग में, सर्कल में डेफिनेटली ये सुनते ही होंगे, क्योंकि आपको तो ऐसा कोई जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं, ऑलरेडी प्लेस्ड इन बिग कॉर्पोरेट्स एंड ऑल, और आपको तो काफी ऑफर्स भी आते रहते हैं बिफोर बिकम ए सीपीए। तो आपको क्या लगता है कि वाकई सीपीए एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको रिकॉग्नाइज देगा, क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, जो आपके सराउंडिंग में आपके फ्रेंड सर्कल, आपको ऐसा क्या लगता है सीपीए के बारे में? सर सीपीए मतलब आपके पास अगर आप सीए नहीं है तो मैं कहूंगा आपके लिए मस्ट है, अगर आप अकाउंटिंग और फाइनेंस की लाइन में है। सीए है उसके साथ एक ऑप्शन हो जाता है, बट आप सीए नहीं है तो कुछ जगह ऐसा आ जाता है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास सब कुछ है, बट विदाउट ए प्रोफेशनल डिग्री आप शायद उस लेवल पे नहीं अचीव कर पाएंगे। काइंड ऑफ आप सीएफओ बनना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं वहां पर हो सकता है कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े। सो अगर आप फाइनेंस की लाइन में है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की लाइन में है, तो मैं तो ये सोचता हूँ ये इट इज ए काइंड ऑफ मस्ट फॉर यू, आपको इसके लिए जाना ही चाहिए। इरिस्पेक्टिव कि आपको 1 साल लग रहा है, 1.5 साल लग रहा है या 2 साल लग रहा है, बट एंड ऑफ द डे जब ये मिल जाएगा तो वो बहुत फ्रूटफुल होगा आपके लिए, आपके आगे वाली कैरियर प्रोग्रेशन के लिए और फर्दर किसी भी अचीवमेंट्स के लिए या जॉब्स के लिए आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। ह्यूज इन्वेस्टमेंट, 3-3.5 लाख के आसपास का इसमें टोटल एक्सपेंडिचर आता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यह है कि एक स्टूडेंट जो कि सिंपल बीकॉम ग्रेजुएट है या एमकॉम कर रहा है, जिसका चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड नहीं है, क्या उससे ये रिस्क उठानी चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि आपने बिल्कुल एनालिसिस किया, आपने बहुत सारे इंस्टीट्यूट को ट्राई किया, और मेरी आपसे ज्वाइनिंग से पहले मुझे मालूम है जिस तरीके की अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, ऐसी आपके साथ में एक जूम मीटिंग हुई थी बिफोर ज्वाइनिंग कोर्स। आप
मुझसे मिलने भी आए थे इंस्टीट्यूट में दिल्ली में लाजपत नगर में, मैं आपसे नहीं मिल पाया था, फिर हमने एक जूम मीटिंग की। तो कितना इंपॉर्टेंट है राइट कोचिंग को सिलेक्ट करना, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट 3-3.5 लाख और ड्रीम, क्योंकि उसके बाद आप दोबारा हिम्मत नहीं कर पाएंगे। सर 2 चीजें हैं इसमें, एक तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, दैट इज ए फाइनेंशियल पार्ट, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। तो उसमें तो सर अगर मैं इन्वेस्टमेंट में कहूँ तो आप जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, जो उसका आरओआई आएगा, जो रिटर्न आएंगे डाउन द लाइन, वो डेफिनेटली उससे बहुत ज्यादा होंगे। सो अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट को देख के डर रहे हैं तो वो मेरे को ये लगता है कि अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट बाय एनी मीन आप कर देते हैं, मैनेज करके कर लेते हैं, तो आने वाले 2 साल में उसका आरओआई बहुत ज्यादा होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। बट सेकंड थिंग जो आपने क्वेश्चन पूछा कि इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हुए, यस इवन आई वाज वेरी कॉशियस जब मैं इंस्टीट्यूट चेक कर रहा था। मैंने बहुत सारे नाम नहीं लूंगा और इंस्टीट्यूट को ट्राई किया था। मैंने उनके मॉक लेक्चर्स भी देखे थे कि कैसे वो दे रहे हैं। वेबिनार भी आपने अटेंड किया था, आपने मुझे बताया था कि आपने वेबिनार भी संडे सैटरडे जो होता है उसको अटेंड किया, नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन हाँ। फिर आपने हमारे इंस्टीट्यूट को क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि हमारी तो उतनी मार्केटिंग भी नहीं है, हम उतना नहीं करते हम, और आप हमारे पास भी अच्छे स्टूडेंट है, अराउंड अभी तो 200 के आसपास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। सो आपने ऐसा क्या क्यों डिसीजन लिया कि इतने बिग ब्रांड जो मार्केटिंग दिन भर आती है उसके बावजूद आपने हमारे इंस्टीट्यूट को क्यों चूज किया? मैं ये डेफिनेटली जानना चाहूंगा आपसे। तब मैंने जब उनके वेबिनार वगैरह भी अटेंड किए थे और बहुत सारी, और मेरे को वहाँ कहीं ना कहीं जो वो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ना ले जाके ना एक अजम्पशन बेसिस पे लेके जा रहे थे कि नेक्स्ट 9 महीने में आप सीपीए हो जाओगे। एंड वो मुझे लगा कि 9 महीने में ये तो बहुत इजी बता रहे हैं। जब मैंने एक्चुअल में और वीडियोस देखी और कुछ फॉरेनर्स की वीडियोस देखी तो मुझे वो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी से दूर लगे। बट जब मैंने आपके लेक्चर सुने, आपने मुझे कुछ मॉक लेक्चर्स भेजे थे, आपकी कुछ वीडियोस भी देखी, तो वो कहीं ना कहीं जो फैक्चुअल ग्राउंड्स थे आप उस पे थे, और जिस तरीके से आपने मॉक लेक्चर भेजा और जो मैंने दोनों का कंपैरिजन किया कि ठीक है मैं अगर आपसे स्टडी करता हूँ, आपके मॉक लेक्चर को मैं लेता हूँ और वहां पर लेता हूँ, तो क्या डिफरेंशियल है क्वालिटी में। देयर वाज ए ह्यूज डिफरेंस कि ठीक है आपकी जो क्वालिटी है, जो समझाने का तरीका, आई वाज नॉट एबल टू फाइंड ओवर देयर, और वो जो 1-on-1 इंटरेक्शन है वो वहां पर पॉसिबल नहीं था। और मुझे एक ऐसा मेंटर चाहिए था टू whom आई कैन ट्रस्ट, और जो मुझे गाइड कर पाए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऐसा नहीं कि ठीक है आई हैव इन्वेस्टेड समथिंग समवेयर और मैं आज एक बंदे से बात कर रहा हूँ, कल दूसरे से बात कर रहा हूँ, एंड टू देम आई एम ए काइंड ऑफ प्रोडक्ट कि ठीक है हमने इन्हें बेच दिया, अब इन्हें 6 महीने में एंटरटेन करना है, 9 महीने नहीं। मुझे वो नहीं चाहिए था। एक जो पर्सनल रिलेशन था कि एक पर्सनल मेंटर हो, वो आपको मतलब एक होता है ना, एक हाथ पकड़ के चलाने वाला हो। तो मुझे वैसा कुछ सिचुएशन चाहिए थी जो मुझे आपके मतलब AKPIs में 100% हर चीज सेटिस्फाई होते हुए लगी। दैट्स व्हाई मैं ट्रैवल करके आपसे सिर्फ मिलने आया था, बिकॉज मेरे मन तो बना लिया था, बट मैं एक बार ज्वाइन करने से पहले आपसे मिलना चाहता था। मैं ट्रैवल करके आपके इंस्टीट्यूट में मिलने हाँ, भी मैं आया तो गुड़गांव में था। रिव्यू प्रोवाइडर्स के जो वीडियोस होते हैं, क्या उसको पढ़ वो और हमारे लेक्चर जो AKPIS के लेक्चर हैं, आप मुझे बताइए कि वो रिव्यू प्रोवाइडर्स के वीडियोस देख के क्या स्टूडेंट पास हो सकता है कि हमारे लेक्चर ज्यादा आपको कंफर्टेबल लगे? सर रिव्यू प्रोवाइडर आपको वो एक प्लेन रीडिंग होती है, जितना मैंने भी देखा है ना, कि वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, वो रीड करके आपको बता देते हैं कि दिस इज समथिंग। उसमें जो अंदर ग्रेनुअल लेवल की चीजें होती हैं जो आपको एक्चुअल में समझनी है कि कहाँ पर क्या ट्रिक है, कि ठीक है प्लेन रीडिंग समथिंग, लेकिन कहाँ पर क्या ट्रिक है और उस चीज को कैसे सॉल्व करना है, वो वहां पर प्रोवाइडेड नहीं होता। वो चीज हम जब आप लाइव क्लासेस होती हैं तो वो वहां पर क्रैक होती है कि ठीक है जैसे आप कोई भी लाइन भी पढ़ा रहे हो कि इस लाइन में यहाँ पर ट्रिक है और यहाँ पे MCQs बनते हैं और यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट होती है, यहाँ से आपके सिम्स बनेंगे। तो वो चीजें वहां पर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है और उससे आपको पता चल जाता है कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन से एरिया को आप छोड़ सकते हैं। तो मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि वो जो वीडियोस होते हैं वो केवल रिव्यू, वो ऐसा मान के चलते हैं कि आपको पहले से सब कुछ आता है, लेकिन यहां हम तो एक इंडियन स्टूडेंट, क्योंकि आपकी पूरी स्टडी जो होती है वो इंडियन सिनेरियो में होती है, तो एक इंडियन टीचर आपकी साइकोलॉजी को समझ सकता है, आप कहां पर इश्यूज फेस कर सकते हैं, क्या आपको डिफिकल्टीज आ सकती है, ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हमारे साथ इश थे जिन्होंने की फार सब्जेक्ट में 88 स्कोर किया है। आने वाले समय में बाकी डेफिनेटली सब्जेक्ट पास करेंगे, वो तो हमें पूरा यकीन है, और हमारा सपोर्ट आपको टिल यू पास है। सो थैंक यू फॉर मतलब मोटिवेटिंग टू अदर्स वर्किंग प्रोफेशनल, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक सबसे चैलेंजिंग जॉब ये है, जॉब को मैनेज करते हुए सीपीए को मैनेज करना। और इश नारंग एक इंस्पिरेशन है कि डेफिनेटली, और मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्होंने हर यूनिट जो 100% पूरी यूनिट्स को कंप्लीट किया है, उसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना, सारे सिमुलेशंस करना, और इनका जो यूनिट में जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है उसमें भी 90 स्कोर था, और उसके बाद मैंने इनको ग्रीन सिग्नल दिया कि नाउ यू हैव अचीव 90%, और आपने उसके बाद 2 मॉक दिए और मॉक में भी आपने 88 और 85 स्कोर किया। नाउ आपका फिर फाइनल स्कोर 88 आया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट सर।